नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंदन पाठक आज की नई कक्षा में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को वर्ण के बारे में पढ़ाया था, वर्ण क्या है, उनके प्रकार क्या है, उनका उच्चारण क्या है और उनके उच्चारण स्थान कौन से हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप सभी को संयुक्त व्यंजन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिखाऊंगी इस पाठ में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है वर्णों के भेद, जिसमें है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये पहले की क्लास में भी आप पढ़ चुके थे। इसमें एक चीज नई है कि जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। जब आप क, ख, ग, घ, अंग बोलेंगे तो जो इसका उच्चारण स्थान है वो कंठ से, यानी कि हमारे गले से इसकी ध्वनि आ रही है। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय, इसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जीवा, आपकी जो जीभ है वो घूम करके, ठीक है, घूम के उच्चारण होता है, इसलिए इसको मूर्धा कहते हैं। त वर्ग है त, थ, द, ध, न, इसमें आप देखेंगे कि हमारी जीभ जो है वो दांतों को छू करके हल्का सा बाहर आके फिर इसका उच्चारण होता है। फिर है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प, फ, ब, भ, म जब बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ जो हैं वो एक दूसरे को छूते हैं, इस कारण इसे इसका उच्चारण स्थान जो है वो ओठ बताया गया है, या ओष्ठ भी कहते हैं। य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन है। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। इन सब की पहचान भी मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाई थी। और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों है? जब दो वर्ण, ठीक है, जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तब एक नया वर्ण तैयार होता है, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप देखिए, जैसे ये क है और ये श है, तो क और श मिलके बना क्ष। त त और र मिलके बना है त्र। ज्ञ, ज और इय मिलके बना है ज्ञ। श्र, श और र मिलके बना है श्र। ठीक है। अब बच्चों एक चीज आप और ध्यान दीजिए, हर एक व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगा है। तो हर एक व्यंजन वर्ण के नीचे जो हलंत लगा है उसका अर्थ ये होता है कि आपके जो व्यंजन वर्ण है वो आधे हैं। ठीक है, आधे हैं, यानी कि उसमें स्वर वर्णों का मेल नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक व्यंजन में स्वर वर्ण नहीं मिलेगा तब तक वह व्यंजन वर्ण जो है वो पूरा नहीं होता है। स्वर वर्णों में पिछली वीडियो में आपने देखा था कि 11 स्वर वर्ण होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, और री से ऋषि। ठीक है, तो ये इतनी चीजें जो हमारे अ से अ तक, यानी कि स्वर वर्णों में आती है, जिसमें अंग और अयुग्वाह है, जिनका स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रयोग नहीं होता है। उनका प्रयोग उनके जो सिंबल यानी कि उनकी जो चिन्ह है उन्हीं का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जब क, देखिए मैं आपको लिख करके दिखा रही हूँ, ये क, ये पूरा क है, लेकिन अगर इसमें से हम स्वर रहित कर देंगे, ठीक है, क में से अगर हम अ को अलग कर देते हैं तो क धन अ, यानी कि क बराबर क बना। ठीक है, तो ये पूरे वर्ण की पहचान है कि इसके साथ स्वर वर्ण जुड़ा हुआ है, लेकिन सब में यहाँ पे व्यंजन में हलंत लगा है। इसका अर्थ होता है कि इसमें स्वर वर्ण नहीं जुड़े हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक चीज मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि व्यंजन वर्णों के साथ स्वर का जो रूप मिला होता है, ठीक है, वही रूप उसकी मात्रा कहलाती है। ठीक है, आज मैंने आपको क से लेकर के श्र तक के सारे वर्ण पढ़ा दिए। ठीक है, यानी कि ये सारा जो क से ज्ञ तक या आप श्र तक जो पढ़े हैं, ये एक व्यवस्थित समूह है। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है, इसलिए हम इसे वर्णमाला कहते हैं। तो जो वर्णमाला की व्याख्या है वो इस प्रकार है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब अगर ये सारी चीजें मैं उल्टे पुल्टे कर दूं तो क्या आप समझ पाएंगे? क के बाद च, म, ट, ठ, ड ऐसे कुछ कर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो क्या वो व्यवस्थित है? नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन उसके 2 प्रकार होते हैं। और हिंदी की जो लिपि होती है वह देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो बच्चों उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद में आपको बताती हूँ। आपने उच्चारण स्थान देखा, अब उच्चारण, इसी उच्चारण के आधार पर यहाँ पे वर्णों के, ठीक है, इन वर्णों के 2 तरीके बताए गए हैं। व्यंजनों के जो भेद हैं वो 2 तरीके से हैं, एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण उन वर्णों को कहा जाता है, उन व्यंजनों को कहा जाता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु, ठीक है, श्वास वायु यानी कि हमारी सांस
जिसकी मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और जो महाप्राण है, अल्प प्राण आपने देखा, और जो महाप्राण है, महाप्राण व्यंजन का अर्थ होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है तथा ह हलंत, ह में हलंत लगा रहता है, उसको ह कहते हैं, तो ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अल्प प्राण व्यंजन को कैसे पहचान सकते हैं। तो बच्चों, अल्प प्राण और महाप्राण आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो अल्प प्राण यानी कि यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण है, ठीक है, वर्णों का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण का जो स्थान है, जो स्थान जिस वर्ण पे है वही वर्ण अल्प प्राण में आएगा। ठीक है, यानी आप यहाँ देख रहे हैं वर्णमाला में जो स्थान इन वर्णों ने लिया हुआ है वही वाले, यानी कि पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण अल्प प्राण में आएंगे प्रत्येक वर्ग के, यानी कि हर एक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण में आएगा। और साथ ही साथ ये जो हमारा अंतःस्थ व्यंजन है ये भी अल्प प्राण में ही आता है, यानी कि क, ग, अंग, फिर है च, ज, इय, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, ये सारे जो हैं वो अल्प प्राण में सारे व्यंजन वर्ण आएंगे। ठीक है। और बाकी के जो बचे हैं वो महाप्राण में आते हैं। और महाप्राण बचे हुए जो महाप्राण के जो वर्ण होते हैं उनमें जब हम उनका उच्चारण करते हैं उसमें ह की ध्वनि आती है। जैसे आप बोल के देखिए ख, ठीक है, ख बोलते हैं तो ह की ध्वनि निकल रही है। फिर इसके बाद घ, ह की ध्वनि निकल रही है। फिर आप बोलिए छ है, झ है, ट है। ठीक है, तो ये सारे वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं तो ह का उसमें साउंड आता है, ह का उच्चारण हमें सुनने में आता है। अब इसी तरह जब हम रोमन लिपि में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि महाप्राण जब लिखते हैं महाप्राण वाले वर्णों को जब लिखते हैं तो रोमन लिपि में लिखते समय उनमें एच जोड़ा जाता है। ठीक है, वे महाप्राण कहलाते हैं। जैसे आप ख, जब रोमन में हम लिखेंगे ख तो ख में देखते हैं एच, यानी कि ह का साउंड आ रहा है। ख है, घ है, फ है, भ है, श है, तो ये सब हमारे महाप्राण के वर्ण हैं। और अल्प प्राण में मैंने आपको पहचान करा दी है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण जो हैं वो सभी अल्प प्राण में आएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।